नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। अपनी नापाक हरकतों से मजबूर आतंकिस्तान बर्बादी की कगार पर है। शहबाज और मुनीर की तानाशाही ने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर लाकर के खड़ा कर दिया है। पीओके में बेकसूरों के कत्लेआम और 200 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद विद्रोह की आग भड़क उठी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पीओके की है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आवाम इस जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए मुनीर ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। 19 और मासूमों को मौत की नींद सुला दिया है, जिसने तालिबान के गुस्से से चारों तरफ से घिरा पाकिस्तान के लिए अब बदले की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी है। बेकसूरों का यह कत्लेआम ही इस आतंक के गढ़ के अंत की शुरुआत है। कैसे मुनीर की कातिल चाल से पीओके अफगान खून से लाल हुआ है, पूरा मामला आपको समझाओगे। और अपनी नापाक करतूतों से मजबूर विनाश की कगार पर खड़ा एक मुल्क, यह है आज का पाकिस्तान। सुधरने की उम्मीद भी कैसे की जाए जब इस देश की कमान शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर जैसे हुक्मरानों के हाथों में है। नीतियां वही पुरानी है, वही पुराना ढल रहा है, कुछ भी नयापन नहीं है। आतंक को पालना, अपनी नाकामी छिपाने के लिए बेकसूरों का खून बहाना। लेकिन इस बार जो हुआ है पीओके में, वो पानी सिर से ऊपर जा चुका है वाली स्थिति है। दो तस्वीरें अब आपको दिखा रही हूं। पीओके और अफगानिस्तान की ये तस्वीरें हैं। पीओके में हक की आवाज उठाने वाले बेकसूर नागरिकों पर मुनीर की सेना ने अंधाधुंध जुल्म ढाए। 200 से ज्यादा मासूम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन जुल्म की इस इंतहा ने वहां विद्रोह की एक ऐसी आग भड़का दी जिसे बुझाना अब इस सेना के बस की बात नहीं रही। पीओके की आवाम अब इस तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आजादी की गूंज पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में खौफ पैदा कर रही है। और इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी है। इस कायरतापूर्ण हमले में 19 और मासूमों को मौत की नींद सुला दिया गया है। इस कत्लेआम ने पड़ोसी देश के तालिबान शासकों को गुस्से से लाल कर दिया है और तालिबान की तरफ से साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि इस खून के हर एक कतरे का बदला लिया जाएगा। अब आपको यह बताती हूं कि आखिरकार अफगानिस्तान का यह पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान ने मंगलवार रात अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान में अब तक 19 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हैं और मरने वालों में 11 बच्चे हैं, मासूम बच्चे। महिला और बुजुर्ग भी इनमें शामिल हैं। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई है। तालिबान ने एक दिन पहले पाकिस्तान के 6 सुरक्षाकर्मी मारे। तालिबान का दावा है कि मार्च में पाक के हमले से 400 लोगों की जान चली गई। एक तरफ अंदरूनी बगावत है, दूसरी तरफ पड़ोसियों से सीधी दुश्मनी है और पाकिस्तान आज बारूद के उस ढेर पर बैठा है जिसकी चिंगारी खुद उसी ने सुलगाई है। चारों तरफ से घिरे इस मुल्क के पास अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बेकसूरों का यह कत्लेआम किसी और की नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के अंत की स्क्रिप्ट लिख रहा है। पीओके में विद्रोह की जो आंधी उठी है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। पीओके में लोगों के प्रदर्शन को रोकने की साजिश रची जाती है। मुनीर की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग के आदेश जारी कर दिए, जो भी नजर आए उसे मार गिराओ। और इसी के साथ पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस हिंसा में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत का दावा किया गया। रावलकोट, मुजफ्फराबाद में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और पीओके के कई इलाकों में तनाव चरम पर है, जिसकी वजह से वहां पर बंद जैसे हालात हैं। इतिहास गवाह है, जो नफरत की फसल बोता है उसे तबाही ही काटनी पड़ती है। बेकसूरों की चीख है, मजलूमों का लहू अब आतंकिस्तान के वजूद को मिटाने के लिए काफी है। ये अंत की शुरुआत है। चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले कुछ सवाल है। सवाल यह है कि क्या मुनीर का अफगानिस्तान पर हमला पीओके से ध्यान भटकाने की एक साजिश है? सवाल यह भी कि क्या पीओके में 200 प्रदर्शनकारियों की मौत का जिम्मेदार मुनीर जो है उसे सजा कब मिलेगी? एक और सवाल कि क्या बेकसूरों के कत्लेआम के कारण ही पाकिस्तान अपनी अंत की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़े आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर,
ब्रिगेडियर राजन जामवाल, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट है, लंदन से हमारे साथ होंगे। मेजर नदीम शेख रक्षा विशेषज्ञ, उस्मान अहमद पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उस्मान अहमद, आप बताइएगा क्या चल रहा है आपके देश में, क्यों आखिरकार पीओके में मासूमों का लहू बहाया गया और उसके बाद अब अफगानिस्तान का रुख कर लिया? मीनाक्षी जी, आप लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है कि आप लोग रोज पाकिस्तान पे बैठ के बातें करने लग जाते हैं? आपने नीट के एग्जाम्स के पेपर लीक पे शो किया, आपने मानीपुर पे शो किया, लिंक चाहिए, आपने बाकी चीजों पे लिंक किया। चाहिए उस्मान अहमद, जी, पत्रकार है हम, हाँ, भारत जी, के, पाकिस्तान के नहीं। हाँ, जहां हमसे ये पूछा जाए कि आपके देश में क्या चल रहा है और मुझसे ये कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको लिंक चाहिए तो भिजवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लिंक बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आप 5 बजे के इस कार्यक्रम पर आइए और मुझे बताइए पीओके में मासूम लोगों का लहू क्यों बहाया गया। हाँ, मुझे पता है आप नीट पे ज्यादा बातें सुन सकती नहीं है, तो मैं आपको ज्यादा तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहूंगा। मुझे पता है आपका चेक छोटा हो जाएगा और आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो चलें, जिस चीज से आपकी नौकरी इसका डर चलती तो है, आपको जिस ज्यादा धंधे से सताता आपका घर होगा चलता कि है। कहीं मुल्ला मुनीर की आर्मी पकड़ करके उठा के ना ले जाए कि सवालों के जवाब कैसे देने थे, वो स्क्रिप्ट आप पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए चैनल्स पर, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पंडित मोदी की भी सारी बातों का जवाब दूंगा जो वो अपने देश में कर रहे हैं। आप परेशान ना हुआ करें, थोड़ी सी अपनी तबीयत मैं साफ परेशान करने नहीं हो रही, दीजिए। मैं बस आपको पटरी पर लाने का प्रयास कर रही हूँ उस्मान अहमद कि पत्रकार हो तो मुझे पता होता है कि जवाब क्या देना है। शायद आप पता नहीं कर पा रहे हैं या फिर पत्रकार नहीं है, दो में से एक ही चीज हो सकती है। तो उस्मान अहमद, पीओके में मासूमों का खून क्यों बहाया, तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ, जवाब है तो दे बिल्कुल, दीजिए। मैं आपको ये बताता हूँ, आप जज ना बना करें, आप एंकर हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं जज हूँ और मैंने पाकिस्तानी एंकर जो एनालिस्ट आते हैं जिनको हम खुद बनाते हैं तो उनको पनिश करना चाहिए। तो आप एंकर हैं, एंकर रहा करें, जज ना बना करें। मैं आपकी अदालत में नहीं आया हुआ कि आप मेरी बात को सच बोलें और झूठ बोलें। ये व्यूअर्स का काम होता है डिसाइड करना। आप अपना एंकर का काम किया करें। बाकी जो बातें आप कह रहे हैं पाकिस्तान कश्मीर में क्या हो रहा है, कल भी तो आपको बताया था कि वहां सिंपल सी बात है, वहां पर प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो इस चीज को लेके चल रहा है कि भाई हमें फ्री की चीजें दे दो। अब फ्री में तो कुछ भी नहीं मिल सकता ना। पाकिस्तान में मैंने आपको कल भी डिटेल से बताया था कि आपके चैनल पे बताया था कि भाई वहां पाकिस्तान में 7200 रुपीज का 40 kg आटा है और कश्मीर में 2000 रुपीज का है। आप मुझे बताएं कितना बड़ा फर्क है। फिर आप बिजली के यूनिट को लेके आ जाएं, पाकिस्तान में 20-30 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, कश्मीर में 3 रुपीज है। और हम क्या बताएं, आप उस पब्लिक की डिमांड भी तो यहाँ पर शेयर करें ना। ये सब लोग आपके भड़काए हुए लोग हैं और जो कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपने कश्मीर पे ध्यान दें, जो आपने कब्जा किया हुआ है, वहां आप मुसलमानों को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते। कल बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें बीबीसी ने बताया कश्मीर में चौथी पीढ़ी है उसने बिजली नहीं देखी है, कैसा गांव भी है। उस्मान अहमद, दूसरी बार मेरे साथ इस डिबेट में बैठ चुके हो और चैनल पर 10वीं बार, ठीक है? एक ही रट्टा जो तुम लगा करके बैठे हुए हो, तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम पीओके में क्या कर रहे हो और कौन सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है? ये भारत में ऑक्यूपाइड नहीं है। भारत में जो कश्मीर है वो किस तरीके से विकास कर रहा है उसका लोहा दुनिया मान रही है, पाकिस्तानियों को मानने की कोई आवश्यकता है नहीं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है तो मुफ्त में क्या गोली मिलती है आपके राष्ट्र में? डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, पीओके में जो हुआ और वहां के लोगों का जो लहू बहा, उसे देख करके एक पत्रकार का लहू खौलता नहीं है, बल्कि उसे इस बात की ज्यादा फिक्र हो जाती है, अरे साहब बिजली और आटा फ्री मांग रहे थे तो गोली ही फ्री मिलेगी ना हमारे आतंकिस्तान में। तो जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात यह है कि बिजली अगर 3 रुपए यूनिट है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब 1960 की दहाई में मंगला डैम बना था जिसमें मेरा गांव भी डूबा है, तो उस वक्त ये कहा गया था, वादा किया गया था कि 300 मेगावाट बिजली जो है, जो उस वक्त ज़रूरत थी सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की, वो फ्री में दी जाएगी। ये बकायदा वादा किया गया था और उसके बाद इन्होंने इतना लूटा है हमें जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये कहते हैं गंदम इतने की है यहाँ पंजाब में और वहाँ इतने की है गेहूं। तो भाई इनका तो गेहूं उग ही नहीं सकता जब तक कश्मीर का पानी ना हो। हमारे पानी से इनकी फसलें जो है वो उगती हैं, हमारा पानी पीते हैं, ये हमारा नमक खाते हैं और फिर हमारे साथ नमक हरामी करते हैं। हमें कहते हैं कि हम पाल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को, जबकि असल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पूरा पाकिस्तान को जो है वो पाल रहा है और बलूचिस्तान भी पाल रहा है इन लोगों को। और इनको हमने महफूज बनाया था अपना। तो आप अंग्रेजों ये के वो तलवे चाटने साहब है में कि क्यों गए हुए हैं? चौकीदार ने खुद डाका मार आप दिया है। अंग्रेजों के अभी तलवे सूरत चाटने ये क्यों है गए हुए कि ये लाशें नहीं दे रहे।
लाशें नहीं दे रहे और दफना रहे हैं, और अमानतन कह रहे हैं हमने अमानत के तौर पर दफना दी है। वो कौन सा हज करके आया था, या आप तो वो कौन भगोड़े हो सा ना, उसने को बड़ा तीर मारा है, भगोड़े बने ये हुए कह आम रहे हैं। भाई। और ये मेरे पास सारे यहाँ पे एविडेंस मौजूद है। अब दूसरा ये है कि ये एक तो लाशें नहीं दे रहे, दूसरा अब तक 15 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में नौजवान जो है रास्तों में इन्होंने मारे हैं, रास्तों में इन्होंने मार दिए। 28-28 साल के, 25-25 साल के लोग, और इन्होंने अब तक 14 बच्चे हमारे शहीद कर दिए, 14 मासूम बच्चे हमारे शहीद कर दिए। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। ये हर साल सिर्फ हमारी जो हर्ब्स होती हैं, तो ये तकरीबन यूं समझ ले कि ये 3 जो है वो अरब रुपए की, हमारी 3 अरब रुपए की हर्ब्स ये लूट के ले जाते हैं वहां से, 3 अरब रुपए की। और उसके अलावा ये अब गोलियां मार रहे। तो मैं आपको बताऊं कि अब मैंने पहले भी कई दफा कहा है कि पाकिस्तान का झंडा लेके आप आज़ाद कश्मीर नहीं जा सकते, और अब तो ये कहा जा रहा है कि किसी ने अगर इलाके पाकिस्तान की बात की रावला कोट में, तो उसको रावला कोट में रहने ही नहीं दिया जाएगा। अरे मतलब है भगोड़े, बिल्कुल कश्मीर के बिफर झंडे गए हैं में हमारे पाकिस्तान का लोग। झंडा है। ये लाशें गिरा कश्मीर रहे के हैं झंडे और में ये पाकिस्तान दांत का निकाल झंडा रहा है। है यहाँ। मतलब है कि अगर तो हम सारे दहशतगर्द हैं, पूरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी टेररिस्ट है, तो फिर ये जो लाखों की संख्या में लोग बाहर निकले ये भी टेररिस्ट हैं। तो फिर आप टेररिस्टों के साथ, मतलब साथ कहते हैं मुज़ाकरात भी करने के लिए तैयार है, फिर दहशतगर्दों से ठीक है, मुज़ाकरात उस्मान करेंगे। अहमद, आपका जवाब। ये इनका पहले कोई तो आपने जवाब नहीं है, कश्मीर ये से बक लोगों बक को, करेंगे। कश्मीर से लोगों को बड़े आप बुलाया करें, भगोड़ों का ना बुलाया करें। वो भगोड़े जो अपना मुल्क छोड़ के भागे हैं, बाहर चले गए, राह के चंदे पे पलते हैं, वो टट्टू आप काइंडली अपने शो में ना बुलाया करें। आप कश्मीर से ये किसी मैं को यहाँ बुलाया पे ये करें। फजूल दूसरा बकवास क्या, सुनने के इन्होंने लिए कभी नहीं आया। प्रोटेस्ट किया? हराम खोर, इंडिया ने जो पानी तुम एक बंद किया, हराम खोर इंडिया हो, अपने आप को अच्छा और ठीक है, एक अब हराम प्लीज खोर हो प्लीज तुम, प्लीज हमारा इंडिया से खाते जो हो। पानी बंद। प्लीज अपने शब्दों को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। आपको अपने देश के लोग पसंद नहीं है, वो हमने पीओके में देख लिया है। अब आप कुछ कर नहीं सकते अगर वहां से कोई जा चुका है। मेजर जनरल अनुज माथुर, ये जो पीओके में हुआ वो दुनिया भर के सामने ना आए, हालांकि आ गया है, मानवाधिकार संगठन सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उससे ध्यान भटकाना है, इसलिए अब बंदूकों का मुंह सीधे अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया। जय हिंद मीनाक्षी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि सबसे बड़ा शांति का मसीहा, शांति का दूत ये वो पाकिस्तान, वो पाक पीओके में क्या कर रहा है, बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहा है, और अफगानिस्तान में क्या किया। देखिए, अफगानिस्तान का जो किस्सा है वो बिल्कुल साधारण सी बात है। जो ध्यान आज पूरे दुनिया का पीओके की तरफ है, उस ध्यान को भटकाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है। मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक क्यों किया जाएगा इस समय पर। कोई वजह नजर नहीं आ रही है, खास करके तब जबकि हम शांति की बात कर रहे हैं। कि ट्रंप को हमने कहा और ट्रंप ने सिर झुका करके पैर छू के बोला कि हाँ हुजूर आपने कहा और मैं लड़ाई बंद कर दूंगा। तो सर, जब चंद वो दिन बात हो रही है, पहले उन्होंने एक मिनट हमारे प्लीज सिक्योरिटी फोर्सेस के प्लीज ऑफिसर्स को प्लीज निशाना बनाया। प्लीज ठीक प्लीज है, प्लीज एक प्लीज कर्नल साहब की प्लीज शहादत हुई। ठीक है, प्लीज 3 सिपाहियों की शहादत हुई। इससे थोड़े प्लीज दिन प्लीज पहले थोड़ा सा मैं लेट मी आऊंगी ना आपके पास, लेट मी फिनिश पूछूंगी मैं आपसे भी। लेट मी देखो मीनाक्षी, प्लीज अगर हमको बातचीत करनी है, ढंग से बात बिल्कुल, करनी है। आप तो दोनों ही आर्मी ऑफिसर हैं, भले ही अलग अलग देश में हो। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप लोग तो बातचीत करने के मामले में इस तरीके से इम्पल्सिव नहीं होते हैं। मेजर नदीम, मैं आऊंगी। ये जो इस प्रकार जी, का मैं आती हूँ। मेरा मत है कि इस प्रकार की जो हरकत की टाइमिंग जो इस एक्टिविटी का है, वो बिल्कुल क्लियर इस बात को दिखाता है कि जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये स्ट्राइक्स किए गए हैं। ये स्ट्राइक्स एक दिन पहले हो सकते थे, 4 दिन बाद हो सकते थे, खैर उसको छोड़ दीजिए, इनके पास वजह जरूर होगी। और स्ट्राइक का नतीजा क्या हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है। और अब जिस प्रकार की यहाँ पर हालात डेवलपमेंट्स होंगे, वो भी आप आने वाला समय देखेगा कि किस प्रकार से वहाँ हालात बिगड़ते हैं। और भगवान करे कि हालात बिगड़े ना, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल देखिए पीओके में इस प्रकार के करने का है, इसका एकमात्र इक्विवेलेंट जो मुझे याद आता है वो उस समय का है जब हम लोग साथ थे, एक देश था, और उसमें हमारे दोनों के पुरखों के साथ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो किया था, लगभग वैसा का वैसा सिनेरियो मुझे पीओके में नजर आ रहा है कि 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन यहाँ पर जब आप एक जनाजे में जा रहे हैं,
जनाजे में जाने वाली भीड़ के ऊपर गोलियां चलाना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई बात हो सकती है। तो ये बात भी हमें सोचने की आवश्यकता है। जब भी आपका कोई काम, कोई तरीका है, उसको तरीके को करें, लेकिन इस प्रकार के जो जो एक्टिविटीज, जो इवेंट्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार से जस्टिफाई नहीं किए जा सकते। उसको आप ना तो जस्टिफाई कर सकते हैं, ना डिनाई कर सकते हैं, ना उसकी इंटेंसिटी को कम करके बता सकते हैं। आज क्या हो रहा है सब जानते हैं। अब तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आने वाला जो समय है उसमें हालात कितने और किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे जी। वो पहले मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई काम ना हो, लेकिन बावजूद उसके आप देखिएगा आज अफगानिस्तान कह रहा है हम बदला लेंगे हर खतरे का, ये वो, तो हर एक ये बदला, इससे बदला, उससे बदला, यही गल्फ में बिल्कुल चल रहा सही है, बात यही- करें सर आप। ये तो आग फिर जब सब कुछ जला करके खाक कर देगी मेजर नदीम, आपके देश में जो हुआ आपको लगता है कि वो ठीक हुआ, होना चाहिए था, जरूरत थी? देखिए, पहले तो ये मैं समझता हूँ कि जब माथुर ने जब अच्छी बातें की, लेकिन कुछ कंपैरिजन में शायद मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा कि जनरल डायर ने वहाँ फौज ने फायर की थी, एक पुरअमन जलसा था, प्रोसेशन था, जिसके ऊपर जनरल डायर के लोगों ने फायर किया, ठीक है, जलियांवाला बाग के ऊपर। यहाँ पर फौज ने कोई फायर नहीं की। मैंने कल भी जितने प्रोग्राम्स अटेंड किए उन सब में ये बात की, और जनरल माथुर से भी मैं ये कहता हूँ, मुझे एक क्लिप दिखा दें जिसमें कहीं फौजी यूनिफॉर्म वाला बंदा खड़ा है और वो चाहे डंडा लिए हुए खड़ा है या गन लिए हुए खड़ा है, फायर तो दूर की बात है, या रेंजर्स की यूनिफॉर्म है, फिरोजी शर्ट है और इसी तरह फिरोजी सी जो है वो ग्रे सी ट्राउजर है, और जो फौज के सर को सर माथुर इसी तरह जानते हैं उनकी यूनिफॉर्म, जो पुलिस की यूनिफॉर्म है वो ब्लैक शर्ट है और खाकी ट्राउजर है, ठीक है। तो ये सब आपको पुलिस नजर आएगी जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि वहाँ उनका अपना प्रेसिडेंट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, फैसल राठौर साहब जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, वही लोग ये सब चीज़ें डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, सर ने अच्छी बात की कि अल्लाह करे कि ऐसी कोई चीज़ आगे ना बढ़े और लोगों के लिए आसानियाँ हों वहाँ पे। आप देखें कि इस जमात की 38 पॉइंट्स, यानी जो भी ये ग्रुप है, जमात तो नहीं कहेंगे इसको, सियासी जमात नहीं, ये एक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है, उन्होंने बनाया कि जी हम यहाँ की यूटिलिटीज कम करेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। उसके अंदर उन्होंने 38, पहले इन्होंने 4 मुतालबात किए, फिर 8 मुतालबात किए, फिर 10 बनाए, फिर 20 किए, फिर 30, 32 और अब ये 38 मुतालबों पे आ गए। तो इट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। 38 में से 35 मान लिए गए, 3 जो नहीं माने वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है एजेके का 72 का या 74 का, उसमें फला तब्दीली की जाए, जो कि रेड लाइन है हमारी। फिर इन्होंने कहा कि जी एबॉलिश की जाए 12 सीट्स जो रेफ्यूजीज की हैं, 15 लाख लोग जो वहाँ से आए हैं जम्मू कश्मीर से मकबूजा, वो भी हमारे लिए रेड लाइन, इसलिए कि हमारा तो स्टैंड यही है कि प्लेबिसाइड करें, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दें लोगों को। अगर वो हम उसको मान लेते हैं, उनकी सीटें एबॉलिश कर देते हैं, तो फिर ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो गया। तीसरा उनका पॉइंट था कि जो एलीट क्लास है और जो ये यहाँ पे जो ये मजे करते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो गैर जरूरी ये लोग एंजॉय कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट से, ये इनकी बंद कीजिए। बिल्कुल सही है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये रेफरेंस भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस किया एजेके की, अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल पास करना होगा। तो अब वो बिल जब पास होगा तो होगा, पहली बात तो ये, लेकिन दे आर सो मतलब इन हरी कि बस फौरन कर दें, तो फौरन तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी ये रेड लाइन है, फिर सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, इन लोगों पर गोलियां किसने चलाई अगर पाक रेंजर्स ने नहीं चलाई? देखिए ये एक पहली बात तो ये कि गोलियां किसी को चलाने की जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने एरिया को डिस्टर्ब करे, और यही इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सर माथुर की पूरी ट्रेनिंग होगी इसके अंदर कि प्रोसेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, किस तरह टेप बिछाया जाता है, किस तरह आप पहला फायरिंग शॉट करते हैं, किस तरह सेकंड लाइन में जाते हैं, ये सब सर माथुर मेरी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं। ये तस्वीरें सर आप जो देख रहे हैं मेजर शेख, जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मेजर शेख, आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, आप जो कह रहे हैं मेजर शेख नदीम, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई कि इस फोटो में, वीडियो में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा कि पाक के रेंजर्स हैं। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं एक बार फिर से देखिए, ये तस्वीर किसकी है, कौन है ये लोग, किन लोगों ने किया इनका ये हाल कि वहां लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। ये देखिए ये शख्स किस तरीके से भाग रहा है, उसे गोली लग जाती है, उसके बाद वो दोबारा से उठ करके भागता है। अगर ये आपके यहाँ पर रेंजर्स ने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो आपको फिर देखना होगा, आपको जांच करनी होगी कि कौन वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस तरीके से पूरी तरीके से उठा पटक वाली स्थिति में ले आए हैं कि आप लोगों पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाए। सर एक और तस्वीर देखिए आप,
बिल्कुल देखना चाहिए और हम देखेंगे, इसकी इंक्वायरी होगी। पहली ये बात तो तस्वीरें इस बंदे देखिए का आप। कहीं पता नहीं चल रहा कौन है एक ये ही लोग क्लिप सर? है, कहीं पता नहीं चल रहा, मेजर कहीं पता नहीं मेजर चल रहा कि मेजर किसने ये उस लोग पे कौन फायर है? किया। मेजर ये लोग कौन है ये तस्वीर ये में? पुलिस है, ये पुलिस है। हाँ। ये खाकी ट्राउजर और ब्लैक जो शर्ट है, ये पूरे पाकिस्तान में पुलिस की यूनिफॉर्म है ये मीनाक्षी। जो बच्चों को और पकड़ ऐसी के खींच रहे हैं, यूनिफॉर्म जी, ये ये देखिए। पुलिस है, ये पुलिस है, ये पुलिस है, ठीक है। ये देखिए इसकी पीठ के पीछे भी लिखा होगा पुलिस है। ये देखिए बैग, इसको देखिए आप, ये इसके पीछे गोलियां भी चला रहे हैं पुलिस मेजर। लिखा होगा। ये देखिए बिल्कुल ये देखिए मेजर, ये गोलियां चला रहे हैं, ये लोगों को खींच रहे हैं। नहीं, ये अब देखिए नहीं, आप ये फायर कर रहे मेजर हैं शेख हवा में, नदीम, आप ठीक ये है। तस्वीर देखिए पीओके की, और अब आप ही देखें, इसके बारे में आप बताइए। देखें, हाँ। आप देखिए बैरल किस तरफ है। देखिए ये आंसू जनता गैस की के शेल तरफ। फायर कर रहे हैं, या तो बिल्कुल आंसू गैस के शेल जो है जनता की तरफ फायर किए जाते हैं। हाँ। और जो आप कह रहे हैं कि ये फायर कर रहा है, अगर फायर भी कर रहा है तो ये ऊपर इसकी जो बैरल है, जिसको नाल कहते हैं आप लोग, ये ऊपर की तरफ है। ठीक है। देखिए कोई भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके बाद इंक्वायरियां होती हैं, ये लोग भी फंस जाते हैं। पुलिस वाले आसानी से फायर नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ये लोग, इनकी इंक्वायरी होती है। फौज तो सारी फिर भी बच जाता है, लेकिन पुलिस वाले फंस जाते हैं इंक्वायरीज के अंदर। इवन एसपी, एक्सएसपी, ये सारे अब इन्वॉल्व देखिए एक और तस्वीर में दिखा रही हूँ मेजर, एक और तस्वीर में पर दिखा ऐसा रही हूँ, नहीं है। ऐसे किस जी, तरीके से देखिए खींचा ये- जा रहा है। ये तो देखिए, ये तो पाकिस्तान इंडिया में आम है लाठीचार्ज देखिए करना। मैं बिल्कुल और इस तरह समझती तो हूँ देखिए- कि हर देश में ये व्यवस्थाएं होती हैं, लॉ सिचुएशन खराब ना हो उसे कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज भी होता है, आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं, लेकिन अगर उसमें मौतें हो जाएं तो उस पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और ये अगर कहीं भी किसी भी देश में होगा तो हर देश को पूछने का, जवाब मांगने का पूरा अधिकार भी है ब्रिगेडियर राजन। ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिरकार पीओके में हुआ क्या, किस तरीके से वहां पर जनता को रोका गया, अगर वो आंसू गैस के गोले दागे गए तो फिर ये लाशें कैसे बिछ गई, क्यों लोग अपनी जान बचा करके भागने के लिए वहां पर इस तरीके से नजर आए। देखिए ऑब्वियसली रेंजर्स, पुलिस सबने एक्शन किया है। अभी मैं जो सुन रहा था अभी तक बातचीत, तो पत्रकार जो पाकिस्तान से हैं, आई मीन उनके आर्गुमेंट को अगर सम अप किया जाए तो सम अप ये है कि भाई वहां आटा इतना है, हम फिर भी सस्ता दे रहे हैं। यानी कि पूरे पाकिस्तान में मुफलिसी है, इनको क्या प्रॉब्लम है, हमारी मुफलिसी में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अब प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इनके भाई लोग, रिश्तेदार भारत के कश्मीर में हैं, जो एक्चुअली आजाद कश्मीर है वहां है। उनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, देखते हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल बताता हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज है। कठुआ में है, जम्मू में है, रियासी में है, और जहां नहीं है वहां बन रहे हैं, सैंक्शन हो गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। ये बेचारे पूरे पीओके में एक मेडिकल कॉलेज मांग रहे हैं। आई मीन ट्रेजरी केयर जम्मू में, सुपर स्पेशलिटी सेंटर, एम्स श्रीनगर में, एम्स सोरा, आई मीन ट्रेजरी केयर सेंटर पूरे गिलगित बाल्टिस्तान। उसने मैंने नाम पूछा था कहीं है कोई ट्रेजरी केयर मेडिकल सेंटर, नहीं है। सड़कें, आई मीन आपकी कंपैरिजन नहीं है। जहां फ्लाईओवर्स ये जो बन रहा है, ये लोगों को पता है, वो देख रहे हैं, सामने सामने हो रहा है। अभी इन्होंने बोला कि वो कोई गांव है दूर दराज का, वहां पे बिजली नहीं आती। या कश्मीर में सबसे दूर दराज का गांव है, नाम है चकवाली, काबुल गली के पास पड़ता है। गुरेज का सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर। मैं 15 दिन पहले उस गांव में था। उससे पहले अब्दुल्ला नाम का गांव पड़ता है, उससे पहले गुजरात नाम का गांव पड़ता है। भाई हम तो पूरे कश्मीर के एक गांव को बाय नेम जानते हैं। सर भारत के पाकिस्तान, बिल्कुल बिजली है, भारत के और पाकिस्तान के बिजली बीच है। में इस चीज को लेकर के तो कोई कंपैरिजन वैसे भी कभी भी कहीं पर भी नहीं हो सकता Exactly. है। So now they लेकिन don't ये realize- पीओके में, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से जो गदर मचाया जा रहा है, ये अपने देशों के साथ, अपने लोगों के साथ अगर इस तरीके से हाल करेंगे, पीओके में ये करेंगे, बलूचिस्तान में एक करेंगे, तो एक और बांग्लादेश नहीं तैयार हो जाएगा फिर। तो हो रहा है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि किसी को चिंता नहीं है। यहाँ है कि बलूचिस्तान में प्रेशर बढ़ता है तो अफगानिस्तान पे हमला कर दो, पीओके में प्रेशर बढ़ता है अफगानिस्तान पे हमला कर दो, अपना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में पश्तूनों के साथ कुछ होता है तो चढ़ जाओ और कहीं। तो मतलब ये जो नीजर्क रिएक्शंस हैं वो ऑब्वियसली ये अपने ही ताबूत में और कील ठोकते जा रहे हैं। और एक किस्म का जो झूठ का सारा, देखिए सेंसिबल लोग हैं सारे, इधर भी उधर भी, पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि जब फैक्ट्स पे बात करनी होती है तो आई फाइंड कि भी हट जाते हैं, उसके बाद गोल गोल बातें करना शुरू कर देते हैं। मतलब फैक्ट्स पे बात करो कि आपने क्या डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पाए।
आप क्यों नहीं कर पाए डेवलपमेंट पीओके में जो भारत कर पाया? अगर आपका मंगला डैम इस वक्त 60% से कम कैपेसिटी में चल रहा है, आप उसकी डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए? आप इस थिंग क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप एक कोई और डैम नहीं बना पाए? मतलब अपने आप के अंदर थोड़ा सा झांको, फिर आप अगर डिबेट करोगे तो शायद आपके देश के लिए भी अच्छा रहेगा। और ये जो है चिंगारियां ये जो उठ चुकी हैं, इनको दबाना बहुत मुश्किल होता है। टेम्पररी दब जाएंगी, फिर उठेंगी, बिकॉज इनका जो बेस है वो इकोनॉमिक डिप्रेविटी है। वो आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, इन्होंने कोई आपसे पाकिस्तान से अलग होने की कीमत और नहीं मांगी, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं ऐसा बोला। उन्होंने इकोनॉमिक डिप्रेविटी के हिसाब से उन्होंने बोला है। आप गिलगित बाल्टिस्तान ने जरूर एक बार नारा लगाया था कि वो कारगिल का रास्ता खोल दो, हम कारगिल जाना चाहते हैं, पर अभी जो पीओके में हो रहा है ये तो प्योर इकोनॉमिक कंडीशन मांग रहे हैं। बताइए मेजर नदीम, आपका जवाब। या देखिए सर, अर्जुन ने सही कहा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। वहाँ पर डेवलपमेंट है। यूनिवर्सिटीज की बात की इन्होंने, तो यूनिवर्सिटी अगर वहाँ पे देखी जाए तो 6 यूनिवर्सिटीज हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। आप जब गूगल पे डालेंगे AJK के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, 6 यूनिवर्सिटीज हैं, 5 पब्लिक सेक्टर की यानी गवर्नमेंट की, 1 प्राइवेट है। मेडिकल कॉलेज भी मुहिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज के नाम से मीरपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है। रोडें आप इसको जितने भी प्रोसेशन हो रहे हैं इसमें आपको रोडें भी नजर आएंगी, और इतनी चौड़ी रोडें तो मैंने यूरोप में भी नहीं देखी सर। आप भी गए होंगे यूरोप, हमें इतनी जो चौड़ी रोडें यहाँ जहाँ प्रोसेशंस हो रहे हैं जो आप उनको देखें, बहुत चौड़ी रोडें। ये पहाड़ी माउंटेनस टेरेन है, यू नो इट, और उसके बावजूद बहुत अच्छी रोडें हैं, क्योंकि मोटरवे तक यहाँ तक जाती है, मुजफ्फराबाद तक, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं सारे। यहाँ पे नीलम वादी है, मुजफ्फराबाद है, ये सारे। ऐसा नहीं है। फिर आप देखें कि उनका मुतालबा था कि हमें सब्सिडी दी जाए बिजली के ऊपर। देखिए बिजली के ऊपर सब्सिडी ये है कि पूरे AJK के अंदर इस वक्त 3 रुपए से लेकर 6 रुपए पर किलोवाट आवर उन्होंने मान ली बात। पाकिस्तान के अंदर ये 40 से 72 रुपीस तक है यूनिट, पूरे पाकिस्तान में 72 रुपीस। लेकिन पीओके में आपकी सरकार की तरफ से तमाम चीजों को लेकर के सर वादा ही तो किया गया था कि हम इतने में अवेलेबल करवाएंगे, इतने में आटा, इतने में लाइट। ये तो मुतालबा देखिए, 35 मुतालबों में ये मुतालबे का नोटिफिकेशन भी हुआ, उनके बिल भी आ रहे हैं। 6 रुपए पर किलोवाट आवर है, पर किलोवाट। अच्छा, आटा जो था उन्होंने कहा था कि सब्सिडी दे। आटा देखिए पंजाब से आता है, यहाँ से ठीक है पानी जाता है, यहाँ बिजली जाती है, लेकिन यहाँ से आटा आता है। अब वो आटा जो है वो 400 पाकिस्तान के अंदर 4000 रुपए पर मन है, यानी पर 40 kg। इन्होंने कहा कि हमें आप दे 2000 रुपए पर 40 kg। तो अभी इस वक्त AJK के अंदर नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि ये गवर्नमेंट वहां भेजती है, पंजाब गवर्नमेंट सेंड करती है, तो 2000 रुपए आधी कीमत पर वहां आटा मिल रहा है। ऐसा नहीं है। मेरी जो रेजिमेंट है, आज मैं बता दूं सर, दोनों बैठे हुए हैं, मैं इन्फेंट्री से हूँ, मेरी आजाद कश्मीर रेजिमेंट है, मेरे साथ ज्यादातर लोग कश्मीरी। ठीक है, आप इस बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं डॉक्टर अमजद जी? देखिए, ये जो इतना शोर कर रहे हैं कि पंजाब से आटा जाता है और इतने का जाता है, ये तो यूनाइटेड नेशन की अप्रूव्ड सब्सिडीज हैं, जिसकी वजह से हमें सस्ता आटा मिलता है। ये कोई हमारे पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये कहते हैं पंजाब में गंदम उगती है, तो गंदम को पानी कहाँ से देते हैं आप? वो दरिया किधर से आ रहे हैं? वो पानी सारा हमारा है। नंबर 3 ये कह रहे हैं कि आज इनकी टोन जो है वो अपोलोजेटिक है, क्योंकि इनको रियलाइज हो गया है कि इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है जो इरिवर्सिबल है। तो आज इनकी टोन बड़ी मध्यम है, बड़े रिलैक्स होकर बात कर रहे हैं। तुम बोल लो पहले, नहीं तुम बोल लो। एक फौजी का, एक डफर फौजी आपने बिठाया है, आसमा जहांगीर कहती थी ये डफर है, तो वो साबित करते हैं जब भी पाकिस्तानी आते हैं। और रिकॉर्ड से बात कर रहा हूँ, लॉजिक से बात कर रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा काम है कि स्टैट्स को सही कर दूं। मैंने स्टैट्स सही की। स्टैटिस्टिक तो एक भी नहीं दिया आपने, स्टैटिस्टिक तो एक भी नहीं दिया आपने। भी ऐसे ही बातें की है कि पंजाब से गंदम आती है और फलाना होता है और ये होता है। बात सुनो मेरी, चुप करके बैठो, अपने अफसर के सामने, अपने ऑफिसर के सामने चुप करके बैठो। तुमसे उम्र में भी बड़ा हूँ, तालीम में भी बड़ा हूँ, जरा चुप करके बैठ के सुनने की आदत डालो। दूसरी बात ये है कि ये जो आप पाकिस्तान के लोग बुलाते हैं, तो मुझे बड़ी अब खुशी होती है कि पूरा देश देख सकता है कि पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स का लेवल क्या है। ये वहाँ के इंटेलेक्चुअल हैं, इनका लेवल क्या है पूरी दुनिया देख सकती है कि ये फौरी तौर पर जो है ये पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। ख़ास तौर पर
जैसे ये सफेद शर्ट में बैठा हुआ है लड़का, ये बिल्कुल पर्सनल पे आ जाएगा कि ये भगोड़ा है, ये फलाना है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है, इनको तमीज नहीं है बात करने की। सवाल तो ये है कि वहां से हमें छोड़ के अपना देश यहाँ क्यों आना पड़ा है, क्यों आना पड़ा है। ये लाशें गिराते वहां, इन्होंने हमारे पहले भी बेशुमार लोग शहीद किए, लेकिन इस दफा ये इतने बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ है रावला कोर्ट का कि अब ये छुपाए छुपता नहीं है। ये लाशें नहीं दे रहे, अमानतन उनको दफन कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। और अहमद फरहाद की बाकायदा रिपोर्ट आई है इस पे, और लोगों की ऑडियो पे गवाहियां आई हैं कि एक आदमी का भाई 28 साल का मुनीद ही लाश, दूसरे दिन क्या उन्होंने कहा वो कौन सा हज करके आया, हमने दफना दिया, मानता नबी यहाँ से जाओ। ऐसे बेशुमार केस हैं। बात ये नहीं है कि गोली चली क्यों चली, बात ये है कि देखें पाकिस्तान पीओजेके में ये जिन सड़कों की बात कर रहे हैं वो कनेक्टिविटी की बड़ी रोड्स हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कई तो डर्ट रोड्स हैं, उनके ऊपर सेफ्टी वॉल्स नहीं हैं एक्सेट्रा। लेकिन बात ये है कि इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की पीओजेके में, जिसकी वजह से हमारा 20 लाख नौजवान दुनिया में दर बदर खाक बसर है। इन्होंने कोई ये कहते हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ हैं, यूनिवर्सिटियों में टीचर ही नहीं है, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां कोई मानता ही नहीं है। वहाँ इतना घटिया लेवल है तालीम का, इतना लो लेवल है, उसको कोई रिकग्नाइज नहीं करता। ये कहते हैं वहाँ पे, ये देखे ना सड़कें, ये कच्ची सड़कें हैं, बीच में पक्की है फिर कच्ची है, कोई इसके ऊपर रोड बाक्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये वो सड़कें हैं जो फौज ने बनाई हैं ताकि भारत के साथ जंग की सूरत में ये बॉर्डर तक फौज की अप्रोच हो सके। ये वो सड़कें नहीं है जो देहातों को आपस में मिलाती है। लोग तो पैदल चल रहे हैं, लोग तो जंगलों से होके आ रहे हैं, सैनसा से रावला कोट तक लोग जो आ रहे हैं ये सड़कों से थोड़ी आ रहे हैं, ये कुछ सड़कों से आ रहे हैं, बाकी तो मुतबादल रास्तों से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाकों से आ रहे हैं। तो ये अपोलोजेटिक हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है एक लीडरशिप क्वालिटी, वो होती है कि आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे किसी चीज़ को आप उसको बेहतर नहीं कर सकते। जैसा जनरल साहब ने भी बताया है कि भाई ये कोई आज़ादी नहीं मांग रहे, ये मांग रहे हैं 12 सीटों का खात्मा। और ये 12 सीटें कौन सी हैं? ये एक सिंबॉलिक चीज है। जैसे इन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम आज़ाद कश्मीर रख के एक सिंबॉलिक नाम रखा है। इंडिया वाले कोई जो आज़ाद है उसको उन्होंने मकबूजा का नाम दे दिया, जो मकबूजा है उसको आज़ाद का नाम दे दिया। ये इनका एक साइकोलॉजिकल स्पिन है। अब इन्होंने ये जो 12 सीटें हैं, 6 जम्मू की महाजरों की, 6 वैली के महाजरों की, ये लोग तो पीओजे में रहते ही नहीं है। ये तो कोई कराची में, कोई फैसलाबाद, कोई लाहौर, कोई रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, ये तो इधर रहते हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है पीओजेके के साथ। ठीक है ये महाजर होंगे तो, लेकिन पीओजेके के साथ इनका कोई उस तरह से वास्ता नहीं है। उस्मान अहमद यही स्थिति है क्या? इस वजह से ये तमाम घटनाएं वहां हुई। ये जो सीटें हैं इनको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। अब आप देखें ये जो लोग कश्मीर से ये कहते हैं महाजर है ना, फिर ये कश्मीर में वापस ले लें उन्हें ना, ये करें कि भाई जो कश्मीर का महाजर है वो कश्मीर में वापस आ जाए, जो जम्मू के महाजरीन है पाकिस्तान में आके बसे हैं वो वापस आ जाएं, तो ये सीटें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये उन महाजरों को लेने के लिए आते ना, वो नहीं आते, वो नहीं आते, उनको किसी ने रोका है, किसी ने रोका है उनको। जो आप जहाँ पे वीडियो चला रही थी, जो आपने वीडियो चलाई है उसमें आपने देखे लोगों की गाड़ियां देखी है, आप गाड़ियों वाली वीडियो दोबारा चलाएं। लाखों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं। अगर कश्मीर को हमने इतना दबाया हुआ है, ऑप्रेस है, तो कश्मीरियों के पास ये लाखों करोड़ों की गाड़ियां कहां से आई हैं? मीनाक्षी जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वो आप वीडियो क्लिप चलाएं जो आप रोडों के हवाले से बता रहे थे। आप इसमें लोगों की गाड़ियां देखें, करोला, ये वाला नहीं दूसरा वाला है जिसमें गाड़ियां चल रही थी, जिसमें आप रोड बता रहे थे, करोला गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, लेटेस्ट गाड़ियां, 2025-26 मॉडल की गाड़ियां, और ये क्लिप आप ना दिखाया करें। कल से आप अपने चैनल पे ये 3 ना दिखाया करेगा क्या मतलब है? नहीं 3 ही क्लिप है, कोई नए क्लिप दिखाया करें ना कल से। अच्छा तो आप भेजिए आपके पास इसके अलावा ना दिखाया करे, पाकिस्तान से फरमान सुनेंगे अब टीवी पे 200 क्लिप दिखाए ना,
100 क्लिप दिखा, एक ही क्लिप है कल से। अरे तो भेज दो, आपके यहाँ से कौन सी क्लिप बाहर आ पाती है? आप पत्रकारिता करने के लिए बुला लो, ले लो सुरक्षा की जिम्मेदारी, वहां तक आकर के पत्रकारिता करने का भी जिम्मा हम उठा लेंगे। आप आ जाए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, क्योंकि आप अपने लोगों को तो आप संभाल नहीं पा रहे उस्मान आप अहमद। अपने कश्मीर में शो कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। 25 दिन का तजुर्बा लेकर के बैठी हुई हूँ, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो उस्मान अहमद, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो उस्मान अहमद। वो पत्रकार नहीं हूं मैं जो जहां पर नहीं गई हूं उसके बारे में बात करना शुरू कर दूं तुम्हारी तरह। जहां तुम पीओके में कभी गए हो वहां पर जाकर के तुमने कभी पत्रकारिता की है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं गया हूँ। अच्छा, आपकी तरह नहीं हूँ क्या हुआ यहाँ पे? स्टूडियो में बैठ के शोर शराबा करता रहा हूँ, आपकी तरह मैं नहीं हूँ भाई। उस्मान अहमद, तुम्हें जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझती हूँ। अपने यहाँ की स्थिति बताओ, अगर क्लिप्स होंगी तो भिजवा देना, ये तुम्हारा एहसान भी ले लेंगे। फिर क्लिप हो तो कोई नए क्लिप दिखा देना, कल से 2-2 3-3 क्लिप आपको तकलीफ हो रही है क्या वो तस्वीरें देख करके? इंटरनेट बंद है। अरे भाई अगर इंटरनेट बंद है तो क्लिप कहां से तुम लोगों के पास आ रहे हैं? तकलीफ हो रही है देख करके कि पाकिस्तान का सच बाहर आ रहा है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी एक बात सुने। अगर कश्मीर में इंटरनेट बंद है तो आपको जो टट्टू बाहर बैठे हुए ये बेच रहे हैं आके, ये हेलीकॉप्टर से आता है, क्लिप रिकॉर्ड करके जाता है, आपके पास क्लिप कहां से पहुंचने अगर इंटरनेट बंद है? अच्छा, इंटरनेट चल रहा है उस्मान अहमद, वहां पर इंटरनेट चल रहा है। अभी आप कह रही थी वहां पर इंटरनेट बंद किए हुए है। उस्मान अहमद दावा कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट चल रहा है, मुझे बता दीजिए आप, हम अपडेट कर लेंगे। तो अगर इंटरनेट बंद है तो आपके पास क्लिप कहां से आ रही है? इंटरनेट बंद है तो ये क्लिप पहले की आई हुई है, और कैसे समझाऊं मैं आपको? इंटरनेट तुरंत से बंद कर दिया जाता है क्या आपको यहाँ पर? नहीं है, फिर भेज दीजिए फिर एक क्लिप आप भी। मुद्दे पर आना नहीं है माथुर साहब, इनको मुद्दे पर आना नहीं है, बाकी ये इधर गली कूचे में हर जगह घूम आएंगे। ये पीओके गए हुए पत्रकार है जिन्हें ये नहीं पता है कि वहां पर हुआ क्या है। मीनाक्षी, उस्मान ने पिछले जितने भी मिनट फुटेज लिया है इन्होंने, एक भी चीज का सेंटेंस का मतलब निकला नहीं है। इनको जब तर्क नहीं होता है आपके पास तो इस प्रकार की आप बातें करते हैं, पर्सनलाइज आप हो जाते हैं और तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सही बात कहीं मुझे लगता है नहीं है। एक बात मेजर नदीम थोड़ी कॉमन हमारे अंदर है, हम भी जम्मू कश्मीर राइफल्स के हैं, जम्वाल सर भी और मैं भी, तो आप भी हम लोग दोनों जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के हैं और मैं सर का शागिर्द रहा हुआ हूँ, तो हमारा हम तो ये एक अच्छी कॉमन है हमारे दोनों के बीच में। लेकिन आपको देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी इस प्रकार की कोई बातचीत होती है, वहां पर की जो ग्रीवेंसेस हैं उनको समझने की जरूरत है। जो 4-5 बिंदु मैंने कल बताए थे उनको मैं बहुत तेजी से दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। आर्थिक शोषण, ये वहां का परसेप्शन है। वहां के जो उनकी चीजें हैं उनका दोहन, ये परसेप्शन है। वहां का बिजली, वहां का पानी, उसका कहीं और उपयोग, वो परसेप्शन है। वहां पर जो 12 सीटें हैं, बार-बार ये 12 सीटों की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए इन 12 सीटों का असर मीनाक्षी कितना है इसके ऊपर। कुल असेंबली में 53 सीटें हैं, जिनमें से 8 सीटें वो उनका प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। वो प्रेसिडेंट बाय एंड लार्ज वही होता है जो कि पाकिस्तान की सरकार चाहती है, वहां पर आकर के बैठता है। तो वो, और ये जो 12 सीटें हैं, तो 12 और 8 के करीबन 17-20 सीटें तो हैं, वो उससे कंट्रोल हो रही हैं। यही वजह है कि वहां पर आप देखेंगे कि लोकल पार्टीज का कहीं भी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कब तो इसकी जो चीजें हैं वो जेन्युइन है। जो उनकी ग्रेवेंस है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज का दोहन हो रहा है, ये जेन्युइन है। जब आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया JAAC पर, वो बिल्कुल सही बात है। 5 जून को उनको क्या एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी करी थी, उनको एंटी टेरर एक्ट के अंदर आपने बैन कर दिया। और उसके बाद तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका परिणाम ये निकल करके आया है कि आपने एक जनाजे के भीड़ के ऊपर किसने फायर किया, किसने नहीं किया, फैक्ट ऑफ द मैटर इज वहां पर फायर हुआ, वहां पर सैकड़ों लोगों की जानें गई, इसमें कोई संदेह किसी को होने की गुंजाइश नहीं है। तो इस बात के ऊपर बात करने की आवश्यकता है। देखिए मीनाक्षी, आपको एक बात मैं बताता हूं कि अगर आपके पास किसी भी चीज का कारण रेडीली मौजूद है तो उसका निवारण नहीं हो सकता कभी भी, जब तक आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल में रहेंगे कि कुछ है ही नहीं, कुछ खराबी नहीं है, सब कुछ सही है।
तो चाहो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको कैसे आप सही करके कर पाएंगे। तो आपको हर चीज के लिए ये देखने की आवश्यकता है कि इसकी जड़ में क्या चीज है, और इस जड़ से उसको कैसे निकाल करके बाहर करके और आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। ये बस यही तो मेन मुद्दा है, डिनायल मोड से बाहर आकर के। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, डॉक्टर अमजद अयूब कि डिनायल मोड से अगर बाहर नहीं आएंगे तो फिर विस्तार नहीं, विकास नहीं, विनाश ही होगा। अल्लाह रहम करे। दिखाई हमने ये खबर मिलिट्री का, MI का। हाँ मिलिट्री का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, और बड़ी खुशी हुई है मुझे ये खबर सुन के कि जो हमारे ऊपर गोलियां चलाने आए थे, खुदा को मानते ना, अल्लाह को, तो वो अल्लाह ने अबाबिलें भेज के वो हेलीकॉप्टर नीचे गिरा दिया। बात ये है कि जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये कांस्टेंट मोड और डिनायल के मोड में हैं, और पूरा पंजाब डिनायल मोड में है। इनको बलूचिस्तान नज़र नहीं आता, इनको खैबर पख्तूनख्वा नज़र नहीं आता, अब इनको जो है वो POJ के नज़र नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने जाली इलेक्शन कराए हैं, उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं कर रहा, कैसे वहाँ पीपल्स पार्टी को इन्होंने जिताया है, तमाम कौम परस्तों को जेल में डाला है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सिर्फ 12 नशिस्तों का मसला नहीं है। मसला ये है कि कोई शख्स भी POJ के में ना सिर्फ ये कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता, बल्कि कोई जॉब नहीं कर सकता वहाँ पे सरकारी, जब तक वो ओथ ना साइन ना करे, ओथ एलिजेंस टू पाकिस्तान और एलिजेंस टू इलाके पाकिस्तान, यानी उसको हल्फ उठाना पड़ता है कि मैं इलाके पाकिस्तान और नजरिया पाकिस्तान का जो है वो हमायत करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तब उसको ये इजाज़त है। और नजरिया पाकिस्तान क्या है? इंतहाई बकवास नजरिया है। ये दो कौमी नजरिया है जिसने हमारे देश को तकसीम किया, जिसने हमारे हिंदुस्तान को बांटा, डिवाइड किया, जिंदा जिस्म को काट दिया। इस दो कौमी नजरिए ने, जो आसिम मुनीर भी अब उसी की वो सोटी पीटता है कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। कितना बड़ा झूठ है ये कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में, भारत में रहते हैं, और ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरी एक मिनट, दूसरा ये कहते हैं कि पाकिस्तान से जो इलाके पाकिस्तान है उसकी हमायत के ऊपर दस्तखत करें। एक मिनट, इतना झूठ जो है ना सोच उस के पे बोला आप करो, साइन करें। मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कैसे ये इख्तियार हासिल है कि वो हम लोगों को कहे कि आप जब तक साइन नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मैं बात कहना चाहता हूँ, आप पब्लिक ऑफिस नहीं ले सकते। ये ब्लैकमेल करते हैं, इसीलिए बहुत सारे हमारे जो कौम परस्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, या मैं हूँ, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि हम साइन नहीं करते उसके ऊपर। ये डाकू है, ये चोर है, ये बदमाश है, और हमेशा एक माफिया जो होता है उसका चेहरा बड़ा स्वीट होता है, वो बड़ी मीठी जुबान में बात करता है, साथ बीच में धमकियां भी लगा रहा होता है और डिनायल मोड में होता है। ये वही लोग हैं भाई, ये दुनिया के ऊपर नासूर हैं। ये यकीन माने पाकिस्तान को जो सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को जो झंडा लगाता है, ये झंडा ग्रीन नहीं है, ये ठीक है। उस्मान अहमद, आपके तो 7 पत्रकार लिखा हुआ है, आप जरूर से जाइएगा और वहां पर रिपोर्टिंग करके हमें दिखा दीजिएगा कि आप भी POK में जाकर के दम रखते हैं वहां पर पत्रकारिता करने का, वहां का सच बाहर लाने का। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट TV पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।